हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एसएससी सीजीएल और स्टेनोग्राफर एग्जाम आपको जो चल रहा है उसके लिए देखो इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखेंगे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 1773 से 1947। ठीक है, तो होता क्या है, ठीक है, जो एक्ट्स अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल है वो 1773 से 1858 के बीच में है। ठीक है, तो पहला जो आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, फिर आता है फिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट आता है 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853 आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको 73, 84, 13, 33, ठीक है, और 53। तो देखो रहा मोस्टली देखो आखिरी में 3-3 आ रहा है, तो 73, ठीक है, 1773, 1784, 1813, 1833, 1853। ठीक है, अब देखो रहा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि फीचर्स और प्रोविजंस क्या थे। तो फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एआईसी अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत। ठीक है, और क्या खासियत हुई? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स बनाए गए। किस रेगुलेटिंग एक्ट में? 1773 में। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना होती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे रहती हैं और 3 अदर जजेस रहते हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस और की पॉइंट्स देखो, क्यों आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही वो एक्ट था, इसको फर्स्ट एक्ट था वो रेगुलेट ईआईसी। तो ईआईसी कंपनी को रेगुलेट करने वाला एक्ट था। इसने गवर्नर जनरल को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम, और इसी ने सुप्रीम कोर्ट को स्थापना की। ठीक है, इसी एक्ट के तहत। अब आता है फिर से इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो दो डिस्टिंक्ट बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईआईसी। तो ईआईसी, तो 1784 का एक्ट क्यों आता है? कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईआईसी, इनके बीच डिफरेंस करना था। और उसने क्या किया? इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो 1784 के द्वारा डबल गवर्नमेंट के इंट्रोड्यूस किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम क्या था? ये कमर्शियल अफेयर्स देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? ये पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे। तो कंपनी टेरिटरी इन इंडिया कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। तो इससे होता क्या है? 1784 के एक्ट के द्वारा इंडियन कंपनी से कंप्लीट कंट्रोल 1784 एक्ट के द्वारा स्टार्टेड कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और डबल गवर्नमेंट सिस्टम आया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? कमर्शियल अफेयर्स देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे? वो पॉलिटिकल मैटर्स देखते थे। तो ऐसे याद रखना है, बीपीसीसी। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, 1873 का देखो चार्टर एक्ट आता है 1813 का। चार्टर एक्ट आता है 1813 का। ठीक है, ये 1833 है, यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, तो एबॉलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ एआईसी इन इंडिया, ट्रेड ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसने क्या किया ना, ट्रेड मोनोपोली एआईसी की खत्म कर दी। ठीक है, एक्सेप्शन क्या था? मोनोपोली ओवर टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, अलोकेटेड 1 लाख एनुअली फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंटर इंडिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आने की परमिशन दी गई? वो चार्टर एक्ट 1813 का था। ठीक है, और किस एक्ट के द्वारा 1 लाख एनुअली प्रमोशन ऑफ, ठीक है, एजुकेशन के लिए दिया गया? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। किस एक्ट के तहत मोनोपोली उसकी ईआईसी की खत्म कर दी गई? ठीक है, ट्रेड मोनोपोली चार्टर एक्ट 1813 के तहत, लेकिन टी ट्रेड और ट्रेड भी चाइना में बनी रही। अब देखो की पॉइंट्स बता चुका हूं मैं 1833 के। ठीक है, 1813 के, सॉरी। तो एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली होती है एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड, और लेट फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड मिशनरीज एक्टिविटीज। ठीक है, तो 1813 में वेरी इंपॉर्टेंट क्या घटनाएं घटती है? तो ये एजुकेशन के लिए फाउंडेशन तैयार करता है और मिशनरीज एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 करेक्शन कर लीजिएगा। तो मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब इसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर थे। इसमें होता है क्या है? कंप्लीटली इंडियन कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईआईसी। तो किसके द्वारा कंप्लीटली कमर्शियल एक्टिविटीज इन कर दी गई? वो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, और मेड इट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और एडेड अ फोर्थ मेंबर लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाले टू काउंसिल। तो किस एक्ट के तहत फोर्थ मेंबर लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाले ऐड किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बनता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो कौन थे? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है,
तो फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 के एक्ट के तहत। अब आता है चार्टर एक्ट 1853, तो सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, मैकाले कमेटी 1854। ठीक है, तो देखो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है 1853 का। देखो आपसे पेपर पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल काउंसिल के अलग किए गए। 1853 के एक्ट के तहत किस एक्ट के तहत सिविल ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज लागू किया गया 1853 के एक्ट के तहत। ठीक है, मैकाले कमेटी 1854 में। तो इसमें की पॉइंट्स, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। अब देखो बात करते हैं एक्ट्स अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 में आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, तो गुड गवर्नेंस एक्ट बोलते हैं इसको, तो 1858 में आया। ठीक है, इसने क्या किया, इनेक्टेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, एबोलिश्ड EIC एंड ट्रांसफर्ड पावर्स टू ब्रिटिश क्राउन, एबोलिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एंडेड डबल गवर्नमेंट। तो क्रिएटेड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया काउंसिल ऑफ 15, तो इसमें 15 मेंबर थे। इसने 1858 के एक्ट ने क्या किया ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोजीशन क्रिएट किया, और गवर्नर जनरल को वायसराय ऑफ इंडिया के द्वारा जाने जाने लगा। और फर्स्ट वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो सिग्निफिकेंस की पॉइंट याद रखना है, तो एंड ऑफ कंपनी रूल होता है किस एक्ट के तहत, 1858 के तहत। ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट होता है, वायसराय होता है वो हेड बन जाता है इंडिया का। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 में, तो इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन, रीस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम डिवाइड बाय लॉर्ड कैनिंग, empowered viceroy to issue ordinance in emergencies। ठीक है, होता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन बिगिंस, पोर्टफोलियो सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, किस एक्ट के तहत, 1861 के एक्ट के तहत। तो 1861 के एक्ट के तहत क्या क्या घटना घटती है, डिसेंट्रलाइजेशन, ये रिस्टोर करता है लेजिस्लेटिव पावर्स को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में, और इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम डिवाइड बाय लॉर्ड कैनिंग। इसने क्या किया, एम्पावर्ड वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसी। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, तो इंक्रीज नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, गेव पावर टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। तो यही पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बजट को डिस्कशन करने और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन आस्क करने की प्रोविजन दी गई, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन, 1892 एक्ट के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, तो इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। ठीक है, अलाउड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड रेजोल्यूशन ऑन बजट, SP सिन्हा फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वायसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ मेंबर। ठीक है, तो 1919 में फर्स्ट टाइम से सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम से लागू किया। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और रेजोल्यूशन ऑन बजट जारी किया, और SP सिन्हा जो ठीक है फर्स्ट इंडियन मेंबर थे वायसराय से एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ मेंबर। तो सीट्स ऑफ कम्युनलिज 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स द्वारा बोया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। आगे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं, तो इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्व लिस्ट। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन एट सेंटर फर्स्ट टाइम, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू 6 इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, एस्टैब्लिश्ड पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप in 1926 on Lee Commission, तो डायरकी इन प्रोविंसेस, मोर रिप्रेजेंटेशन, एक्सपैंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट। अब देखो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट एक्ट बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये। प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंस प्लस प्रोविंशियल स्टेट्स, नेवर इम्प्लीमेंटेड, divided powers into 3 lists, federal, provincial, concurrent, abolished diarchy in provinces, introduced provincial autonomy, introduced diarchy at center, not implemented, established federal court in 1937 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI 1935। तो की पॉइंट्स, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और RBI एंड फेडरल कोर्ट क्रिएटेड। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान, एंडेड ब्रिटिश रूल, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और एबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो एंड ऑफ ब्रिटिश रूल होता है, की पॉइंट यही होगा, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इंडिया बिकेम सोवरेन। तो
क्विक रिवीजन बॉक्स देख लेंगे तो एक्ट दैट इंडेड एआईसी स्टेट मोनोपोली इन इंडिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, एक्ट दैट मेड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एक्ट दैट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909, ठीक है। एक्ट दैट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, एक्ट दैट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट of 1935, act that established the Supreme Court at Calcutta, regulating act of 1773.